ऑलराइट, तो हम बात कर रहे थे इस पे। आगे चलते हैं। अच्छा, की फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन देख लिया क्या जी? इंक्रीज इंटरनेशनल ट्रेड। ऑब्वियसली व्हेन ग्लोबलाइजेशन टेक्स प्लेस, so more import and export will be there. So countries will be importing item, they will be exporting to other countries as well. So international trade तो बढ़ेगी, और international trade is always helpful for economies who are involved in it. क्यों? क्योंकि एक तो उनको फॉरेन एक्सचेंज आता है, सेकेंडली दे आर एबल टू सेल excess amount of goods which they are able to produce by using their resources, and they can sell it to other countries. तो वो extra amount से foreign exchange मिल जाता है। दूसरा, they can get in return those items which they are not able to produce or their resources do not allow them to produce. और सबसे बड़ी बात कि there is a friendly relationship between the countries who are involved in international trade, because they know the advantages of having international trade with the countries. तो उनकी फिर आप कहने के बॉर्डर पे भी कोई इतना ज्यादा आप कहने के स्ट्रेस नहीं होता, टेंशन नहीं होती। अच्छा, फिर ग्रोथ ऑफ मल्टीनेशनल बिजनेसेस, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि अच्छा अब मल्टीनेशनल बिजनेसेस का क्या ताल्लुक है कि होता ये है कि मल्टीनेशनल बिजनेसेस दे shift their operations to another country, or they set it up in another country other than their country of origin. और उसमें फायदा ये होता है कि अब अगर ग्लोबलाइजेशन हो रही है तो इट्स अबाउट equipment as well, na? So they might send their machinery, technology, equipment to other countries as well, where they are planning to start their business or set up their business. तो मल्टीनेशनल बिजनेसेस को भी आसानी हो जाती है अपने रिसोर्सेज को शिफ्ट करना एक और कंट्री में। अदरवाइज ऑब्वियसली उसमें भी फिर काफी हिकअप्स आ जाते हैं, रिस्ट्रिक्शन होती हैं, तो वो फिर इस केस में नहीं होंगी। तो मल्टीनेशनल जो है ना वो फिर ग्रो करती हैं एंड दे रीच आउट टू अदर कंट्रीज एज वेल, और उससे फिर उन कंट्रीज का तो फायदा होता ही होता है, वो आपको पता है। to expand, they are able to increase their market share, so or they can get the benefit from the potential customers who are living in other countries. तो उनको आप वहां जाकर चीजें सप्लाई कर पाते हैं, या sometimes they want to take advantage of cheap labor over there, cheaper raw material over there, lower taxes और government friendly policies. तो उस वजह से भी at times multinational जो होते हैं they set their business up in those countries as well, but that is only possible अगर globalization हो रही है और ये आपकी जो barriers हैं ये reduce हो रहे हैं। Freer movement of workers ये भी है कि now it's easier for businesses to get workers from other countries. Like होता है ना ऐसे कि आपके मुल्क में let's say you require IT experts, but your country does not produce IT experts. So now you can import it from India as well, which is famous for that. तो in that way, क्योंकि freer movement चल रही है, workers की restriction नहीं है कि आपके पास, वरना होता है ना रिस्ट्रिक्शन होती है कि आपको वर्क परमिट लेना है, वर्क वीजा लेना है, और फिर उसकी सर्टेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इफ यू मीट दोज रिक्वायरमेंट्स ओनली देन यू कैन अप्लाई फॉर अ जॉब इन अनदर कंट्री, या आपको वहां पर जाने दिया जाएगा। तो अगर वो रिस्ट्रिक्शंस कम हो जाएंगी तो वर्कर्स कैन ट्रैवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इजीली। तो उससे आपको यू कैन हैव अ प्लेंटी ऑफ चॉइस टू चूज फ्रॉम, क्योंकि आपको पूरी दुनिया में जहाँ से वर्कर चाहिए अच्छा वो आपको मिल सकता है। तो यू माइट गेट द मोस्ट सुटेबल वर्कर फॉर द जॉब और फॉर द जॉब्स। तो उससे बिजनेसेस को भी हेल्प मिल जाती है, दे आर एबल टू प्रोड्यूस और प्रोवाइड सर्विसेज अप टू द मार्क, अपनी इमेज को बेहतर कर सकते हैं, कॉस्ट को कम कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। अच्छा, फिर अब ग्लोबलाइजेशन को जल्दी से देख लिया, हमने देख लिया ग्लोबलाइजेशन क्या होती है। अपॉर्चुनिटीज एंड लिमिटेशंस फॉर बिजनेसेस देखें तो पहले ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज टू सेल इन अदर कंट्रीज। मेरा ख्याल है इसमें कोई ऐसा मुश्किल नहीं है आपको पॉइंट डेवलप करने में। तो अपॉर्चुनिटीज अगर दूसरे कंट्री में होती हैं तो उस बिजनेसेस को फायदा है ना कि नाउ दे कैन इंक्रीज देयर रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, ठीक है ना, और दे कैन स्प्रेड देयर रिस्क एज वेल, कि इवन इफ देयर सेल्स इज गोइंग डाउन इन देयर ओन कंट्री, दे माइट बी गेटिंग मोर रेवेन्यू एंड प्रॉफिट फ्रॉम अनदर कंट्री। इसमें आपका रिस्क भी स्प्रेड हो जाता है, तो ये फायदा भी बिजनेस का होता है। और ये तो आपको पता ही है कि when a business is operating in more than one country, the image they have, it will be entirely distinctive from other local businesses जो सिर्फ एक ही कंट्री में ऑपरेट करते हैं।
तो जो बिजनेस एक से ज्यादा कंट्री में ऑपरेट करता है उसका इमेज ही डिफरेंट होता है ना, तो एंड दे कैन कैश इन दिस एज वेल के अपने इमेज को कैश कराते हैं बाय चार्जिंग हायर प्राइस या बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ कंपटीशन दे हैव, क्योंकि लोग समझते हैं कि इट्स अ सुपीरियर ब्रांड देन अदर्स। तो ये हो सकता है फिर ग्लोबल इमेज थ्रू पैन ग्लोबल स्ट्रेटेजी। अब ये पैन ग्लोबल स्ट्रेटेजी होती क्या है कि पैन में नहीं बनाई जाती है एक्चुअली, ये एक्चुअली ऐसे है कि यू डू नॉट चेंज द मैसेजेस और द इंफॉर्मेशन यू आर सेंडिंग अबाउट द प्रोडक्ट, अबाउट द ब्रांड और योर कंपनी और बिजनेस, यू कीप इट द सेम फॉर ऑल द पीपल हु आर देयर इन द वर्ल्ड। ओके, एंड उससे होता क्या है कि इट एक्चुअली सेव्स योर कॉस्ट एज वेल एंड you are able to develop a global image because the messages or the advertisement you are actually showing it's almost the same, so there is no change। इसमें रिस्क जरूर है लेकिन हम पैन ग्लोबल स्ट्रेटेजी को अलग से एड्रेस करेंगे, इसलिए हम अभी यहाँ में इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो उसको डिस्कस नहीं कर रहा। सिर्फ ये याद रखें कि यू सेल द सेम प्रोडक्ट and with the same image, even you do not change your messages as well, you might change the language, obviously depends कि कौन सी लैंग्वेज समझ आती है। अगर इंग्लिश नहीं आ रही, नॉर्मली इंग्लिश तो यूज होती है, बट इफ यू थिंक दैट पीपल से जैसा चाइना है तो उसमें ज्यादा इंग्लिश को प्रेफर किया नहीं जाता, तो उस केस में फिर आप लैंग्वेज को चेंज कर लेते हैं ताकि लैंग्वेज बैरियर ना रहे, अदरवाइज मोर और लेस योर प्रोडक्ट रिमेन द सेम। तो वो पैन ग्लोबल स्ट्रेटजी। जैसे मैं एग्जांपल आपको दूं तो आपके अगर सेल फोन है, जैसे फॉर एग्जांपल सैमसंग, तो सैमसंग का मॉडल जो यूके में लॉन्च होता है इट विल बी एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द सेल फोन व्हिच विल बी लॉन्च्ड इन पाकिस्तान। तो ये आपने ध्यान में रखना है। एक होता है ग्लोबल लॉन्च, ग्लोबल लॉन्च का मतलब ये है कि आपने वही मॉडल हर जगह देना है। गाड़ियां भी लॉन्च होती हैं सेम इन द केस के, वो बाद का सेम लॉन्च होती है, बाद का डिफरेंट भी होती हैं। अब जैसे कि अगर अभी ना मैं आपको बताऊं तो ये थाईलैंड वगैरह में कई गाड़ियां जो पहले लॉन्च कर दी जाती हैं बिफोर पाकिस्तान, और इंडोनेशिया मलेशिया में भी गाड़ियां लॉन्च कर दी जाती हैं और पाकिस्तान में बाद में आती हैं, बट बाद में जरूर आती हैं लेकिन मॉडल सेम रहता है, कोई फर्क नहीं करता। लेकिन अगर ऐसे हो कि एट अ टाइम यू आर लॉन्चिंग टू डिफरेंट कार्स इन टू डिफरेंट कंट्रीज विद डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस, डिफरेंट डिजाइन, तो वो पैन ग्लोबल स्ट्रेटजी नहीं कहलाएगी। पैन ग्लोबल स्ट्रेटजी का मकसद ये होता है कि लोगों ने गाड़ी देख ली है कि इमेज, एक इमेज बन गया है, चाहे वो एक कंट्री में हो, चूंकि ग्लोबलाइजेशन है तो नाउ इट्स एन ओपन सीक्रेट ना कि किसी भी कंट्री में अगर कोई चीज लॉन्च हुई है तो इट टेक्स मिनट्स टू गेट दैट इंफॉर्मेशन टू ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड। आपके पास इंटरनेट आ गया है, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास व्हाट्सएप है, तो वो कोई सोशल मीडिया की वजह से बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन पास ऑन हो जाती है। तो नाउ व्हेन द सेम कार और दैट प्रोडक्ट विल कम टू योर कंट्री, ऑलरेडी यू विल हैव एन इमेज अबाउट इट। वो ग्लोबल इमेज बना हुआ है ना कि यार ये अच्छा, ये लॉन्च हो रहा है पूरी दुनिया में, इसी प्रोडक्ट ने लॉन्च होना है, चाहे आप स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, आप एट अ टाइम लॉन्च नहीं करते, ऑब्वियसली टू अवॉइड ग्रेट अमाउंट ऑफ रिस्क व्हिच इज इन्वॉल्वड देयर, कि सारी जगह फेल हो गया फिर क्या करेंगे। तो एक जगह करके वो सक्सेसफुल हो गया तो फिर आप आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं आगे। तो इससे फिर लोग जो है ना, पीपल ऑलरेडी गेट द परसेप्शन अबाउट द ब्रांड एंड दे वोंट हैव एनी हेजिटेशन इन बाइंग दैट प्रोडक्ट अगर वो उस दूसरे कंट्री में सक्सेसफुल हुआ है। तो पैन का ग्लोबल का फायदा है। फिर एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट भी बढ़ती है, आपकी पैकेजिंग की कॉस्ट बढ़ जाती है, आपको लेबल नहीं चेंज करना पड़ता, वगैरह वगैरह, और बहुत से फायदे हैं इसके जो आपको हो जाते हैं। लेकिन ये तभी होंगे जब ग्लोबलाइजेशन होगी, यानी कि you can actually launch your product in other countries as well without any restriction। अच्छा, फिर cheaper locations, factors of production ये भी है कि आप उन कंट्रीज में जाकर ऑपरेट कर सकते हैं जहाँ पर रेंट कम है या लैंड की कॉस्ट कम है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चीप है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो लेबर हो, व्हाटएवर इट इज। तो उससे आप यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट एंड यू कैन रिड्यूस योर कॉस्ट, और फिर आप ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बेचिए आप जाए जहाँ मर्जी, किसी दूसरे मुल्क में बेच दें, लेकिन आपकी कॉस्ट तो वहाँ कम आ जाएगी ना। फिर कंपटीशन मेक्स फर्म्स मोर कंपैरेटिव। यस कि जब ग्लोबलाइजेशन होती है तो उससे जो आपकी दूसरे बिजनेस भी हैं who actually look quite sluggish, lazy, और वो ज्यादा कोई चेंज पसंद नहीं करते मोर ऑफन देन नॉट अपने प्रोडक्ट्स में, उनको भी दे हैव टू चेंज योर प्रोडक्ट, और नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली दे विल बी थ्रोन आउट ऑफ द मार्केट। मैंने आपको बहुत दफा एग्जांपल भी दी कि आपकी सुजुकी मेरान कब से चल रही थी, तो उन्होंने नई ऑल्टो निकाल ली, कल्टस कब से चल रही थी, तो कल्टस का नया मॉडल निकाल लिया, मतलब वही मॉडल चला ही जा रहे थे। तो ये क्यों हुआ है? इट मीन दे अपग्रेडेड देयर कार्स। चाहे वो आप ऑल्टो ले लें जो 2017-18 में लॉन्च हुई है, और इसी तरह 17-18 कह रहा हूँ, 2019 के बाद लॉन्च हुई है, और इसी तरह जो कल्टस है वो भी, तो ये अपग्रेड
वो इसीलिए हुआ क्योंकि कंपटीशन इज देयर। तो फायदा किसका हो रहा है? फायदा दोनों का हो रहा है। एक लोगों का, दे विल गेट द सेम गुड एंड इट माइट बी एंड बट ऑफ फार बेटर क्वालिटी। लोकल गुड्स ही आपको बेहतर क्वालिटी की मिल जाएंगी विद नॉट मच डिफरेंस इन प्राइस। थोड़ा डिफरेंस तो होगा, लेकिन अब कंपटीशन है तो बहुत ज्यादा प्राइस वो बढ़ा नहीं सकते बिजनेसेस। अच्छा, ये तो फायदा हो गया लोगों का, दे हैव they'll be able to increase their living standard by buying those items जो कि पहले जब बाय कर रहे थे तो देवर ऑफ लो क्वालिटी, लेकिन नाउ और वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे इम्पोर्टेड, अब उनको लोकल आइटम्स ही सस्ती मिल रही हैं और अच्छी क्वालिटी की अपग्रेडेड वंस, तो ऑब्वियसली उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। बिजनेस को भी फायदा होता है, वो ये कि अगर आपको कोई टफ कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ रहा तो इट्स बैड फॉर बिजनेस। व्हाई? फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि उसमें ये होता है कि बिजनेस की जो आदत होती है ना टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स, ठीक है, टू फेस टफ चैलेंजेस, टू compete with a close competitor, वो आपकी चली जाती है because you take a back seat, ओ भाई इजी हो जाओ, चिल करो। तो उसके बाद जब अचानक कंपटीशन आता है तो यू गेट इनटू ट्रबल कि अब करना क्या है, हमें तो पता ही नहीं है कैसे क्या करना है, हम तो रिसर्च करते ही नहीं रहे, हम तो एडवर्टाइजमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग कर नहीं रहे, हमने तो अपनी टीम ही फारग कर दी। तो अब जब आपको ग्लोबलाइजेशन में एवरी नाउ एंड देन यू हैव टू सी a firm coming in, ठीक है, with a new product, तो आपको हमेशा अप टू डेट रहना है एंड यू नीड टू कीप ऑन इम्प्रूविंग योर प्रोडक्ट एज वेल। जैसे कि हमें आजकल नजर आ रहा है कि सेल फोन हो जाए या लैपटॉप हो जाए या कैमराज हो जाए या कार्स हो जाए, जितनी भी टेक्नोलॉजिकल आइटम है, तो ये आप ये नहीं हो सकता कि यू प्रोड्यूस वन आइटम एंड यू जस्ट सिट देयर कंफर्टेबली फॉर 5 years और सो। तो अब आपको गाड़ियों के मॉडल भी जल्दी जल्दी चेंज होते हुए नजर आ जाएंगे। अभी सिविक का भी मॉडल अनकरीब जो है ना वो आने वाला है, वरना इनका इरादा कोई नहीं होता चेंज करने का, लेकिन अब बिकॉज देयर इज चैंगन एल्सविन एज वेल, देयर इज अदर कार्स लाइक सोनाटा आई गेस की, तो वो भी आ गई है। फिर तो इसे हमको टफ टाइम फेस करना पड़ा। फिर वो आपकी एक और गाड़ी आ गई है, क्या नाम है इसका, नाम भूल गया मुझे, क्या था, Hyundai की गाड़ी कौन सी है 2000 सीसी, पता है किसी को? Hyundai ने कौन सी 2000 सीसी गाड़ी निकाली हुई है? बिल्कुल चेन से निकल गया। अच्छा चले, एनीवे, तो वो भी अब वो 2000 में निकाल दी। सिविक 1800 सीसी है, कोरोला भी 1800 सीसी है, आप चाहे ग्रैंडे ले लें तो वो 1800 है, उन्होंने 2000 निकाल दी, 2000 सीसी निकाल दी। तो ऑब्वियसली अब देयर इज अ डिफरेंस देयर, इनको भी देयर इज अ मार्क डिफरेंस ना। बेशक 200 सीसी है, लेकिन है 2000 सीसी की गाड़ी तो नहीं मिलती आपको वो ऑलमोस्ट उसी प्राइस पर। तो वो अब डिफरेंस आ गया, तो अब दे हैव टू कम अप विद समथिंग डिफरेंट एज वेल, इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। तो इससे बिजनेस का फायदा भी एटलीस्ट होता है, नुकसान भी है अगर इफ यू आर नॉट दैट मच कंपेटिटिव। With opportunity for mergers and takeovers, yes, when more businesses enter a country, so in order to survive there, because they are not familiar with the environment there, or there is too much competition there, they merge with another, or they take over weaker competitors in order to have a good brand image that it's a big company, and they are able to even survive in a better way, because sometimes आपकी छोटी कंपनीज भी आपको टफ टाइम दे रही है, तो आपके लिए them and get their customers as well। तो आपको स्टार्ट में फिर प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव अ स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस जो आप मर्जर और टेक ओवर करके बना लेते हो। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका जो रिस्क का एलिमेंट होता है एट द स्टार्ट एटलीस्ट वो नहीं रहता, क्योंकि आपने पहले ही वो जो बिजनेसेस वहां मौजूद थे, लेट्स से लोकल बिजनेसेस से जिनके जिनके साथ आपने मर्ज किया या टेक ओवर किया, वो आपने कर लिया, जिससे आपको एटलीस्ट कुछ कस्टमर तो मिल ही गए। जितनी बड़ी कंपनी है, अगर आप पीछे उठा के देखो तो आपको नजर आएगा कि पीछे कहीं ना कहीं मर्जर और टेक ओवर से मिलके ही ना आगे को ये उन्होंने ग्रो किया है। तो ये दैट इज वन ऑफ द वे। लेकिन अगेन ग्लोबलाइजेशन में ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती है आपको, क्योंकि नए बिजनेसेस आ रहे होते हैं, तो आपके लिए मर्जर टेक ओवर करना आसान होता है, बिकॉज यू कैन इजीली फाइंड आउट द मोस्ट सूटेबल बिजनेस विद विच यू वुड लाइक टू मर्ज, और या जिसको आपने टेक ओवर करना है। अच्छा, नुकसान क्या है कि इंक्रीज कंपटीशन एंड रिस्क ऑफ फॉरेन टेक ओवर, यस दैट्स राइट, क्योंकि आपका कंपटीशन आ गया है और आपकी कंपनी को किसी और कंपनी ने खरीद ही लिया है, दिस इज आल्सो पॉसिबल। तो बहरहाल ये एक और काम है कि टेक ओवर करने के तरीके बहुत से होते हैं। होस्टाइल टेक ओवर होता है, फ्रेंडली टेक ओवर है, बहरहाल हम इस पे नहीं पढ़ते, नहीं पूछते। वैसे तो होस्टाइल तो यही है कि आप जबरदस्ती मैं वो शेयर खरीद लिए और विदाउट द कंसेंट ऑफ द शेयर होल्डर्स या मैनेजमेंट, और आप मार्केट में शेयर फ्लोट हुए हुए थे और आपने जो है ना वो मेजॉरिटी शेयर बाय कर लिए।
और एक होता है विद द कंसेंट एज वेल के शेयर, आप शेयर होल्डर को कह रहे हैं कि यू कैन सेल योर बिजनेस, वी आर रेडी टू बाय योर शेयर्स एज वेल। तो वो बहरहाल एक डील होती है, और एक डील के बगैर भी है, तो होस्टाइल इसीलिए बोलते हैं उसको बहरहाल। तो उसमें फिर ये चांसेस भी होते हैं कि बड़ी कंपनी आके आपकी कंपनी के ज्यादा शेयर्स ना खरीद ले। वंस दे बाय मोर शेयर्स, या वो मेजॉरिटी शेयर्स बन गए हैं, तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनके आएंगे, तो पॉलिसी तो उनकी चलनी है फिर, ऑब्वियसली बात है। अच्छा, फिर कल्चरल एंड टेस्ट डिफरेंसेस, ये भी एक इशू चलता है कि अगर इफ यू आर मूविंग टू अदर कंट्रीज विच हैव अ एंटायरली डिफरेंट कल्चर, इनकम लेवल एंड रिलीजन, तो फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि उसमें फिर आप सेम प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकती। यू नीड टू मेक चेंजेस, और यू नीड टू क्या कहते हैं, वर्क इट आउट के, फाइंड आउट कि उनकी क्या प्रेफरेंसेस हैं। अदरवाइज आपका वो प्रोडक्ट जो आपके मुल्क में कामयाब है। यस अदर इकराम, थैंक यू वेरी मच, आपने बता दिया। एबोई मैं भूल रहा था, इलेंट्रा, यस दैट्स राइट, वो इलेंट्रा है, पता नहीं जेन से क्यों निकल गया था नाम, Hyundai Elantra है। ओके, अच्छा, कल्चरल एंड टेस्ट डिफरेंसेस की बात हमने कर ली है। तो टेस्ट, अब जैसे हम एग्जांपल देता हूँ आपको कि लेट्स से यू हैव मैकडॉनल्ड्स in America as well, in UK as well, in Pakistan as well. So imagine what is the difference between the item they offer there. आप में से कोई बता सकता है, किसी को पता है कि ऐसी क्या है जो पाकिस्तान में ऑफर होती है जैसे, और वहां नहीं होती है? कोई आइडिया? एक चीज विच इज वेरी कॉमन, दैट इज दे डू नॉट लाइक स्पाइसेस मच। बट अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ एक स्पेशल बर्गर भी है जिसे स्पाइसी बर्गर बोलते हैं। मैकडोनल्ड दे डू सेल इट इन पाकिस्तान, बिकॉज इन पाकिस्तान वी डू लाइक स्पाइसेस। मिर्च मसाले ना हो तो हम कहते हैं फारा का चीज फेंक दो उसको, ये फीका सा क्या खाना है। बट इन अदर कंट्रीज इट्स नॉट द केस। आप टर्की को ले लें, वो भी आधा थोड़ा सा इस्तांबुल, यूरोप में तो आता ही है, यूरोप में भी यही है। तो वहां पे फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि यू नीड टू, अगर वो लेट्स से इट इज एन ईटेबल और यू आर गोइंग टू रन एन ईटरी, तो फिर आपको ये टेस्ट जो है ना इसको मेंटेन करना पड़ेगा या चेंज करना पड़ेगा। और कल्चरल भी बहुत मैटर कर रहे हैं, कल्चरल डिफरेंसेस, क्योंकि मैनी टाइम जो है ना वो कल्चर इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द रिलीजन ऑफ द पीपल एज वेल। तो आपको वो भी देखना है, जैसे कि बीफ, if you sell it in India openly and you have a restaurant there, so it might not work over there, or people might start protesting against your eatery as well, क्योंकि ये क्यों गाय का गोश्त बेच रहे हैं, for example, in certain, I'm not talking about throughout India, but there are certain regions where this is prohibited, and people do not actually like such restaurants who will offer beef to people or any item जो कि जिसमें बीफ इस्तेमाल होगा। तो कल्चरल वैल्यूज आ जाती है। इसी तरह इफ यू आर शोइंग एडवर्टाइजमेंट्स, तो फैमिली टच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पाकिस्तान, बिकॉज वी एक्चुअली लिव विद आवर पेरेंट्स एज वेल, वी हैव कंबाइंड फैमिली सिस्टम एज वेल, इवन आफ्टर मैरिज ब्रदर्स लिव टुगेदर एज वेल। तो यहाँ है, बाहर के मुल्कों में तो दिस इज नॉट द केस, एंटायरली डिफरेंट स्टोरीज देयर के इवन व्हेन यू गेट यंग, आप वर्किंग एज में आ गए हैं, तो पेरेंट्स जस्ट टेल यू टू लीव द हाउस एंड अर्न योरसेल्फ। इस तरह जब पेरेंट्स बूढ़े हो गए तो यू सेंड देम टू ओल्ड हाउसेस and tell them to spend their rest of the life there. तो ये डिफरेंसेस हैं, तो आपको इनको देखकर ही अपनी सारा कुछ प्रोडक्ट्स और एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग डिजाइन करनी पड़ती है। तो दैट इज नॉट दैट इजी, वरना एक प्रोडक्ट को बेचना हर जगह आसान है ना, पता ही सक्सेसफुल है और कैसे बनाना है। अब न्यू रेसिपी बनानी है, नया टेस्ट देना है, नया को मॉडल है, नई पैकेजिंग है, वो नया मैसेज है जो आपको कन्वे करना है थ्रू एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग कैंपेन, तो दैट बिकम्स डिफिकल्ट। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, ये भी दैट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम के अगर आप अपने मुल्क में बना रहे हैं और दूसरे मुल्क में बेच रहे हैं, तो इट समटाइम इट एक्चुअली इन्वॉल्व्स सिग्निफिकेंट कॉस्ट देयर, और वो वैसे तो इतना महंगा नहीं है, इट कैन कम्पीट, लेकिन वो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट की वजह से इट बिकम्स एक्सपेंसिव एंड यू आर नॉट एबल टू कम्पीट इन अदर कंट्री। तो ये है। और कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम क्या आती है कि आपको पता है कि आप हेड ऑफिस है आपका आपके मुल्क में, यू कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज फ्रॉम देयर सिटिंग देयर। तो अब आपको पता है जिस तरह अमेरिका को और आप पाकिस्तान को ले लें, या वेस्ट इंडीज को और पाकिस्तान को ले लें, तो उनका तो एंटायरली डिफरेंट है। उधर सुबह हो रही है, इधर रात हो रही है, इधर रात हो रही है, इधर सुबह हो रही है। तो ऑब्वियसली इट्स हार्ड टू कम्युनिकेट ना। आप सो रहे हैं तो बात कैसे करेंगे, या दूसरे ने बात करनी है, आप सो रहे हैं, जब वो उठा है आप सो रहे हैं, या आप जब जागे हुए तो वो सो रहे हैं, तो कम्युनिकेशन का भी जो टाइम लैग आ जाता है, दैट इज आल्सो अ प्रॉब्लम, एंड यू वोंट बी एबल टू communicate with your customers, your suppliers, or even with your company fellows as well. तो ये एक प्रॉब्लम भी आ जाता है। ट्रांसपोर्ट का तो है ही ना, कॉस्ट आपकी पड़ जाती है। मोर गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस डिसीजंस,
ये भी ये बात आ जाती है कि गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा इन्फ्लुएंस क्यों करती है, बिकॉज नाउ ग्लोबलाइजेशन हो रही है तो नाउ देर आर सो मेनी बिजनेसेस, तो गवर्नमेंट नीड्स टू टेक कंट्रोल ऑफ द बिजनेसेस कि हार्मफुल इफेक्ट उसके ना हो। कम बिजनेस हो तो फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना गवर्नमेंट को, लेकिन जब बिजनेस ज्यादा हो जाते हैं, जैसे लाहौर में आप देखो, आपको पता है स्मोक कितना हो गया, तो उस वजह से मंडी ऑफ कर दी है, तो इस केस में फिर गवर्नमेंट जो है ना वो उसमें फिर वो कारोबारी जो आपके एक्टिविटीज हैं उनको भी कम कर दिया जाता है, एंड दे पुट रिस्ट्रिक्शंस टू यूज सर्टेन टेक्नोलॉजी। जैसे मैंने आपको बताया भी कि ये जो किल्न होते हैं, मतलब ये जो क्या कहते हैं जिसमें ब्रिक्स आर बेक्ड, इतने लार्ज ओवंस टाइप होते हैं, भट्टियां जिसे बोलते हैं, ईंटों की भट्टियां, तो इन पे कहा गया है कि यू हैव टू यूज zigzag टेक्नोलॉजी। अब zigzag टेक्नोलॉजी माइट बी एक्सपेंसिव और नॉट, बट they are hesitant to use it, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई हमारे वर्कर्स को पहले ट्रेनिंग देंगे, अब उनको आता ही नहीं है काम, वो यूज में, तो इसका मतलब है कि अगर ग्लोबलाइजेशन होती है, देयर आर मोर बिजनेस कमिंग इन, तो ऑब्वियसली पोल्यूशन विल टेक प्लेस इन ग्रेटर अमाउंट, तो फिर गवर्नमेंट को भी एक्शन लेने पड़ते हैं, जिससे बिजनेसेस नेगेटिवली इंपैक्ट होते हैं, टैक्सेस भी लग सकते हैं, एक्टिविटीज को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। शानजे फरियाल, क्या आप शक्लें बना रही हो, आंखें बना रही हो, मुंह बना रही हो, ये हमें भी नजर आ रहा है। ओके, ऑल राइट। एंटी ग्लोबलाइजेशन प्रेशर ग्रुप्स में क्रिएट बैड पब्लिसिटी, यानी कि एनवायरमेंटल चेंज डैमेज आ गया। कि ये भी बात का, एंटी ग्लोबलाइजेशन प्रेशर ग्रुप्स क्या है, ये क्या करते हैं कि समटाइम देयर आर सो कॉल्ड पीपल पैट्रियोटिक इन नेचर, एंड दे से नो इट्स अ फॉरेन प्रोडक्ट, जैसे कहते हैं अमेरिका के प्रोडक्ट बैन करो, होता है ना ऐसे, और ये इधर से आ रही है, ये यहाँ से आ रही है, जो भी है, तो उस केस में फिर ये होता है कि वो जो बिजनेसेस हैं, दे हैव अ प्रॉब्लम बिकॉज देयर प्रोडक्ट माइट बी गुड, बट बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम अनदर कंट्री, और उससे आपके शायद लोग जो है ना, दे डू नॉट कंसिडर गुड, तो वो फिर आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, एंड दे कैन प्रोटेस्ट अगेंस्ट यू, दे कैन अफेक्ट योर इमेज बैडली। तो और वो ये भी कह सकते हैं कि आप जो है ना, जितने बिजनेस ज्यादा आएंगे उतने ही आप एनवायरनमेंट भी डैमेज करेंगे, बिकॉज द लार्जर द बिजनेस साइज, द ग्रेटर विल बी द एनवायरमेंटल डैमेज एज वेल। और ज्यादा बिजनेस से भी ऑब्वियसली बात है, पोल्यूशन होती है, तो प्रेशर ग्रुप्स जो हैं वो भी दे कैन कम इनटू प्ले। आपकी प्रोडक्ट्स को बायकॉट कर सकते हैं। पता है आपको कि प्रेशर ग्रुप्स क्या करते हैं, वो कोई कैंपेन चला सकते हैं जिसमें आपकी जो बिजनेस की रेपुटेशन को जो है ना वो अफेक्ट कर सकते हैं, तो ये इसमें आ जाता है। और नेक्स्ट इज इंटरनेशनल मार्केटिंग, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। दैट इज ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अच्छा, ये एक मैसेज जरूर आया है, मैं देख लेता हूँ, सॉरी, अच्छा, ओके, ऑल राइट, फाइन फाइन, ओके, बाय, खुदा हाफिज।